अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और मुहतरम मुशाहिदीन, उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसा अहम मसला लेकर हाजिर हुए हैं जिस मसले को जानने की हमें बेहद फ़िक्र करनी चाहिए और हमें ये मसला ज़रूर बेज़रूर मालूम होना चाहिए। तो आइए आज हम आपके सामने ज़कात से रिलेटेड और ज़कात से मुतालिक कुछ मसले लेकर हाजिर हुए हैं। हम पहले बात करेंगे आखिर ज़कात कहते किसको हैं। पहले नंबर पर जो हमारी गुफ्तगू होगी वीडियोस के अंदर के पहले नंबर पर ज़कात की तारीफ क्या है, यानी ज़कात कहते किसको हैं। दूसरे नंबर पर कि ज़कात किन किन लोगों पर वाजिब है और उसकी क्या क्या शर्तें हैं। और तीसरे नंबर पर ज़कात का निसाब क्या है, यानी हमारे पास कितना पैसा और कितना माल होना चाहिए जो ज़कात की मिकदार को पहुंच रही हो। और चौथी चीज है ज़कात किन किन चीजों में वाजिब है। और पांचवें नंबर पर कि हम अपनी ज़कात किसको दें। तो आइए हम पहले नंबर पर चलते हैं कि आखिर ज़कात किसको कहा जाता है, ज़कात की तारीफ क्या है। ज़कात का जो मतलब होता है लुगतन, उसका मतलब होता है पाक होना, बढ़ना, नशो नुमा पाना। और ज़कात की जो इस्तिलाही तारीफ होती है वो है शरीयत में साहिबे निसाब का अपने मखसूस माल को खास शराइत के साथ मसारिफे ज़कात में देना ताकि उनका हक अदा हो जाए। अब आपने ये जुमला होगा साहिबे निसाब मखसूस माल को खास शराइत के साथ मसारिफ ज़कात में देना, ये जो हमने अगली चार बातें कही थी ये उन्हीं का खुलासा है। आइए हम अपनी दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि आखिर ज़कात किन किन लोगों पर फर्ज है और वाजिब है। दूसरा सवाल था कि ज़कात आखिर किन किन लोगों पर वाजिब है और उसकी क्या शर्तें हैं। तो इसका जवाब है ज़कात वाजिब है ऐसे शख्स पर जो आज़ाद हो, मुसलमान हो, बालिग हो, आकिल हो, जबकि मुकम्मल निसाब का मालिक हो मिल्के ताम के तौर पर और उस पर साल गुजर गया हो। यानी कि जो इसमें बतलाया गया है कि ज़कात वाजिब है ऐसे शख्स पर जो आज़ाद हो, तो आज़ाद की क़ैद से गुलाम निकल गए क्योंकि गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है मुसलमान हो, जिसका मतलब यह है कि काफिर पर ज़कात नहीं। और तीसरी शर्त है बालिग हो, यानी नाबालिग पर ज़कात नहीं है। और चौथी शर्त आकिल हो, यानी अक्लमंद हो। तो मालूम चला कि मजनून, पागल और दीवाने शख्स पर ज़कात फर्ज नहीं है। और जबकि मुकम्मल निसाब का मालिक हो मिल्के ताम के तौर पर, यानी ऐसा ना हो कि वो इतने कर्जे में डूब गया हो कि अगर उसके पास 50,000 हैं तो 50 के 50,000 वो कर्जे में जा रहे हैं। क्योंकि ज़कात की शर्त यह है कि वो मुकम्मल पैसों का खुद मालिक हो मिल्के ताम के तौर पर। और दूसरी शर्त है कि हमें जो ज़कात देना है उस पर साल भी गुजर गया हो, यानी हौलाने हौल की जो शर्त है वो उसमें पाई जा रही हो। तो आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि ज़कात किन किन चीज़ों में वाजिब हुआ करती है और उसकी मिकदार क्या है, यानी कि निसाब किसे कहते हैं, ज़कात का निसाब आखिर क्या है। तीसरा सवाल था कि आखिर ज़कात का निसाब है क्या। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी शख्स के पास सोना है तो 7.5 तोला सोना और सिर्फ चांदी हो तो 52.5 तोला चांदी, या दोनों में से किसी एक की मालियत के बराबर नकद पैसे, यानी या फिर सोना है तो उसके एतबार से पैसे, या सिर्फ चांदी हो तो उसके एतबार से नकद पैसे हो, या सामान्य तिजारत हो, या ये सब मिलाकर यानी सोना, चांदी और नकद पैसे और सामान्य तिजारत से मुतालिक जो पैसे हैं इन सब को मिलाकर, या फिर बाज मिलाकर मजमूई मालियत चांदी के निसाब के बराबर, यानी 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर अगर बन रही है तो ऐसे शख्स पर साल पूरा होने पर काबिल ज़कात माल की 2.5% यानी 40वां हिस्सा अदा करना लाजिम है। आइए एक और मसला इसमें जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज़कात किस तारीख के एतबार से हमें देना है, यानी कमरी कैलेंडर के एतबार से या शमसी कैलेंडर के एतबार से, इंग्लिश तारीख के एतबार से या उर्दू तारीख के एतबार से। तो इसमें फुक़हा ने जवाब ये दिया है कि ज़कात हम जो निकालेंगे वो कमरी तारीख यानी उर्दू तारीख के एतबार से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स
के पास 9 रमजानुल मुबारक को इतने पैसे आते हैं जो निसाब के बराबर पहुंच पा रहे हो, तो अगले साल 9 रमजानुल मुबारक को ही उस पर ज़कात वाजिब होगी और ज़कात अदा करना उस पर ज़रूरी होगा। तो आइए हम चलते हैं ज़कात से मुताल्लिक चौथे सवाल की तरफ कि ज़कात किन किन चीज़ों में वाजिब है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ज़कात सोना, चांदी, नकदी पैसे जो कैश में मौजूद हों या माले तिजारत, इन सब चीज़ों में ज़कात जब निसाब के बराबर पहुंच पा रहा है माल, और निसाब के बराबर ये सब माल पहुंच पा रहे हैं, तो साल गुजरने के बाद इन पर ज़कात वाजिब है। अब इनके अलावा अगर ज़ाती मकान, दुकान, गाड़ी, बर्तन, फर्नीचर्स और दूसरे घरेलू सामान, मिल और कारखानों की मशीनरी और जवाहरात वगैरह, अगर ये चीजें बेचने की नीयत से नहीं खरीदी गई हैं तो इन पर ज़कात फर्ज नहीं है। लेकिन अगर तिजारत की नीयत से और बेचने की नीयत से और बिजनेस के इरादे से ये चीजें खरीदी गई हैं तो इनकी कीमत अगर निसाब को पहुंच रही है तो फिर साल गुजरने के बाद इन पर भी ज़कात फर्ज और वाजिब है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आखिरी और 5वें सवाल की तरफ कि ज़कात किसको देना चाहिए। ज़कात के मसारिफ यानी हमें ज़कात किन किन लोगों को देना चाहिए जो कुरान ने हमें हिदायत दी है और जो कुरान ने हमें समझाया है। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में 10वें पारे में ये बयान फरमाया, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फ़ी ज़मानिना मफ़क़ूद हैं। तो पहले नंबर पर ज़कात हम फ़कीर को दे सकते हैं, इसी तरीके से मिस्कीन को, और इसी तरीके से आमिल, यानी कि ज़माने इस्लाम में बादशाह ने किसी ऐसे बंदे को मुकर्रर कर दिया हो जो ज़कात लेने के लिए दूसरे लोगों के पास जाता हो, तो ऐसे बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। और जो चौथा है रिक़ाब, यानी उस बंदे को भी हम ज़कात दे सकते हैं जो अपने आप को गुलामी से छुड़ाना चाहता हो, लिहाजा ये भी फी ज़मानिना नहीं है। और इसी तरीके से गारिम, यानी हम ज़कात उस बंदे को भी दे सकते हैं जो हद से ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ हो ताकि वो अपने कर्जे से बरिउज़ ज़िम्मा हो जाए। और इसी तरीके से छठे नंबर पर फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में कोई शख्स जिहाद करने के लिए जा रहा है लेकिन उसके पास वक्ती तौर पर कुछ पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसे बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। और आखिरी है वब्निस सबील, यानी मुसाफिर को, जो शख्स किसी दूसरे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में आया हो और उसके पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो अपने मुल्क में चला जाए, तो ऐसे बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे मसाइल समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।